हाँ, चलो अपने क्या चल रहा था, पंचायत चल रही थी, है ना। तो पंचायती राज में अपन ने क्या किया था लास्ट में, वो दिखा दो एक बार मेरे को। ग्राम सभा, है ना। ठीक है। देखो ग्राम सभा अनुच्छेद 243 कै या ए में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। ग्राम सभा से तात्पर्य क्या है? ग्राम सभा से तात्पर्य है कि गांव का समूह या फिर किसी पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित वे भौतिक राशियां जिन्हें या तो हम गांव के नाम से जानते हैं, गांव के समूह के नाम से जानते हैं, या गांव या ढाणियों के समूह के नाम से जानते हैं, उनमें जितने भी पंजीकृत व्यस्त मतदाता हैं, वो जो पंजीकृत वयस्क मतदाताओं का जो समूह है, जो किसी पंचायत विशेष की स्थानीय मतदाता सूची के अंदर रजिस्टर्ड है, सूचीबद्ध है, वो समूह क्या कहलाता है? वो समूह ग्राम सभा कहलाता है। अब ये जो ग्राम सभा है, इस ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? ग्राम सभा की जो अध्यक्षता है, ये ग्राम सभा में ही चल रहा है भाई, ध्यान रखना। ग्राम सभा की जो अध्यक्षता है, ये करता है सरपंच। कौन करता है? सरपंच। मान लो कि अगर सरपंच नहीं है तो अध्यक्षता कौन करेगा? अनुपस्थिति। सरपंच की अनुपस्थिति में कौन करेगा? उप सरपंच। उप सरपंच। तो ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन कर रहा है? सरपंच। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच। मान लो ये दोनों ही नहीं है तो कौन करेगा? तो ध्यान रखना, इन दोनों की अनुपस्थिति में, दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा अपने में से किसी को अध्यक्षता के लिए चुनती है। अध्यक्षता के लिए चुनती है। अध्यक्षता कौन कर रहा है? सरपंच। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच। दोनों ही नहीं है तो ग्राम सभा क्या करेगी? अपने में से अध्यक्ष पद हेतु जो है किसी को चुनेगी जो उसकी अध्यक्षता करेगा। फिर है ग्राम सभा की बैठक। ग्राम सभा की जो बैठक है उसके लिए संवैधानिक प्रावधान, तो ग्राम सभा की बैठक के लिए संवैधानिक प्रावधान यह है कि 6 माह में एक बार ग्राम सभा की बैठक का जो है वो क्या किया जाना चाहिए? आयोजन किया जाना चाहिए। कितने महीने में? 6 महीने में एक बार ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया जाए। तो साल में कितनी होगी? कम से कम 2। भाई 2 तो होनी चाहिए। अब चूंकि हम राजस्थान भी पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के संदर्भ में अगर हम देखें बैठक का प्रावधान, तो राजस्थान के संदर्भ में 4 बैठकों का प्रावधान है। कितनी? 4। कौन कौन सी? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई। तो 15 अगस्त, 26 जनवरी ये तो आपके राष्ट्रीय त्योहार हैं। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती। 1 मई मजदूर दिवस। ये 4 तो है ही है। लेकिन अगर मान लो कि कोई विशेष परिस्थिति या आयोजन अगर करना हो तो विशेष प्रावधान में आपके पास में 2 तारीख और हैं। एक तो क्या है? 8 मार्च और 14 नवंबर। इनको भी क्या की जा सकती है? बैठक का आयोजन किया जा सकता है। बैठक आयोजित की जा सकती है। कब? 8 मार्च और 14 नवंबर। 8 मार्च महिला दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस। तो ग्राम सभा अनुच्छेद 243 कै। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा से तात्पर्य है पंचायत क्षेत्र में उपस्थित गांव या गांव के समूह, उनमें पंजीकृत
वयस्क मतदाताओं का जो समूह है, जो सूचीबद्ध है उस स्थानीय मतदाता सूची में, वो ग्राम सभा कहलाएगी। उन सबसे मिलकर ग्राम सभा बनती है। अध्यक्षता करता है सरपंच, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच, दोनों ही अनुपस्थित हैं तो ग्राम सभा अपने में से किसी एक को चुनती है अध्यक्षता करने के लिए। अध्यक्षता जिस बैठक की जा रही है उन बैठकों के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि 6 महीने में एक बार कम से कम ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए। राजस्थान के संदर्भ में 4 बैठकें हैं, विशेष प्रावधान में 2 अतिरिक्त बैठकें हैं जो आयोजित की जा सकती हैं। तारीख आपके सामने पड़ी है, कब कब आयोजन किया जाएगा। तो 4 तो फिक्स हैं, 15, 26, 2 और 1, और 2 विशेष प्रावधान में। उतार लिया। अब इस बैठक का आयोजन कहां होगा, जगह क्या होगी, तो बाकायदा आयोजन स्थल जो है उसका भी उल्लेख किया गया है। आयोजन, तो इसके आयोजन का उल्लेख किया गया है ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। ग्राम पंचायत मुख्यालय क्षेत्र में आयोजन किया जाएगा। आयोजन करने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, गणपूर्ति का मतलब है सदस्यों की उपस्थिति। तो ग्राम सभा का 1/10%, 10% भाग अगर उपस्थित है तो आप बैठक का क्या कर सकते हो, आयोजन कर सकते हो। तो ग्राम सभा की जो सदस्य संख्या है उसका 10वां भाग अगर उपस्थित है तो आप ग्राम सभा की बैठक का क्या कर लोगे, आयोजन कर लोगे। ये क्या है, इसकी गणपूर्ति है। फिर है ग्राम सभा का काम क्या है, कार्य। ग्राम सभा का कार्य, तो पहला तो ग्राम सभा पंचायत की विधायिका के रूप में काम करता है। पंचायत की विधायिका रूप में कार्य करता है। दूसरा, ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र विकास योजनाओं का निर्माण करता है। तीसरा, ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण की इकाई है। ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण की इकाई है। और ग्राम सभा विकास योजनाओं का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करता है। जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, हाँ 100 में से 10, अगर 100 हैं तो 10, 1/10वां भाग। जो भी विकास योजनाएं बनाई जाती हैं पंचायत में वो ग्राम सभा के सिफारिश आधार पर बनाई जाती हैं। योजनाएं जो बनाई वो योजनाएं कितनी सफल हुई उसका निर्धारण भी ग्राम सभा ही करती है। जैसे आपके अगर पंचायत क्षेत्र लगता है तो आप अपने पंचायत क्षेत्र में देखना, मान लो जैसे नरेगा है, अब नरेगा के माध्यम से कोई काम करना है तो ग्राम सभा तय करेगी कि हमें क्या काम करना चाहिए। तो कोई बीड़ है या कोई ओरण है, उसके 4 दीवारी कर रहे हो या उसकी साफ सफाई कर रहे हो, कोई जोड़ा है तालाब पुराना, आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वापस पुनर्संचरित कर रहे हो, पुनर्निर्माण कर रहे हो, उसका संरक्षण कर रहे हो। उसका प्राथमिकता क्या है, अगर उस गाँव में पानी की कमी है, वर्षा का पानी संचित करना है, कोई नाडी है तो आप क्या करोगे, उसकी साफ सफाई करोगे। आसपास गंदगी जो है वो नहीं होने दोगे, आप मना करोगे भाई आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए ताकि वर्षा का जो पानी है सारा इसके अंदर संचित हो जाए, हमारे काम आएगा। तो जो भी योजनाएं आप तैयार कर रहे हो अपने क्षेत्र विकास के लिए
उसमें ग्राम सभा की भूमिका होती है। फिर ग्राम सभा ही उसका क्या कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है कि भाई योजना सही रहे कि नहीं रही, नहीं रही तो क्यों नहीं रही, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए आगे हमारी। तो मूल्यांकन करना, योजनाओं का निर्धारण करना, क्षेत्रों का निर्धारण करना, ये सारे काम किसके हैं, ग्राम सभा के। तो ग्राम सभा जो है विधायिका के रूप में भी कार्य कर रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। तो आपके गांव क्षेत्र से, पंचायत क्षेत्र से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे वो ग्राम सभा लेगी। अकेला सरपंच नहीं ले सकता, उप सरपंच नहीं ले सकता, वीडियो नहीं ले सकता, पटवारी नहीं ले सकता। कौन लेगा, ग्राम सभा लेगा। उतार लिया। अब चलते हैं इसके आरक्षण पे। आरक्षण, पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें जो आरक्षण का प्रावधान है वो किया गया है अनुच्छेद 243 डी में। इसमें क्या गया है, अनुच्छेद 243 डी। ग्राम सभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं? ग्राम सभा का मतलब, रितु जी आप ऊपर पढ़ो, क्या लिखा है कि कोई पंचायत क्षेत्र, उस पंचायत क्षेत्र में जितने भी वयस्क मतदाता हैं जो सूचीबद्ध है, और सूचीबद्ध वयस्क मतदाताओं का स्थानीय मतदाता सूची में जो स्पष्टीकरण जो दिया हुआ है, वो जो समूह है, वो समूह ही ग्राम सभा है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, जो नियम अधिनियम है वर्तमान में 1996 के, उसके तहत उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। राजस्थान में पंचायती संस्थानों के संचालन करने के लिए कुछ अधिनियम संचालित हैं, कुछ नियम व्यवस्थाएं हैं। तो उसमें जो वर्तमान के अंदर राजस्थान पंचायती राज नियम प्रावधान जो है 1996 का, उसके तहत कार्यकाल बढ़ाया है। तो आरक्षण अनुच्छेद 243 डी के अंदर। अब इसमें क्या है, इसमें एक तो पहला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित, आरक्षित जो पंचायतें हैं आपकी, उन पंचायतों की जो संख्या है, उस संख्या में जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनजाति का योगदान कितना है, उसके आधार पे पंचायतें रिजर्व कर दी गई। अगर अनुसूचित जाति लगभग 15% के आसपास है तो 15% स्थान पंचायत, टोटल पंचायत में अनुसूचित जाति का होगा। जनजाति अगर 7.5% है तो टोटल जो पंचायतें हैं उनमें 7.5% सीटें जो हैं वो किसकी होंगी, अनुसूचित जनजाति की होंगी। तो जनसंख्या के आधार पर यह है कि जनसंख्या में अंशदान कितना है, अनुसूचित जाति का या जनजाति का, उसी के आधार पर सीटें जो है वो क्या कर जाती हैं, रिजर्व की जाती हैं। तो अनुच्छेद 243 डी, अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के आधार पर पंचायती संस्थानों में स्थान जो है वो क्या दिए गए हैं, आरक्षित किए गए हैं। उतार लिया। फिर है आरक्षण पद्धति क्या है। पंचायतों में आरक्षण चक्रीय पद्धति आधार पर दिया जाता है, दिया जाता है। इसके अलावा आरक्षण में लॉटरी व्यवस्था भी संचालित है। जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये पंचायतें हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ये क्या है, पंचायतें हैं। अब इन पंचायतों में चक्रीय पद्धति ये है कि पंचायतें जो हैं वो रोटेशन में चलेंगी। मान लो ये डी नाम की कोई पंचायत है, ये कभी ओबीसी की थी, तो यहाँ पे अब ओबीसी के बाद में अगर काफी लंबे समय से जनरल नहीं आया है तो वो जनरल को कर देंगे। मान लो ये काफी लंबे समय से जनरल में चल रही थी, यहाँ पे ओबीसी महिला काफी लंबे समय से नहीं आई तो इसको ओबीसी महिला कर देंगे। कोई पंचायत समिति, कोई पंचायत क्षेत्र जो है काफी लंबे समय से जनरल महिला के लिए नहीं आई तो उसे जनरल महिला कर देंगे। तो आप कैटेगरियां देखते हो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये भाई एससी की सीट है, एसटी की सीट है, ओबीसी की सीट है, ओबीसी महिला की सीट है, जनरल की सीट है तो जनरल में पुरुष है एक महिला है। ऐसे देखते हो कि नहीं देखते हो? तो ये सारे प्रावधान क्या कहलाते हैं, चक्रीय पद्धति कहलाती है। अब इसमें लोटरी सिस्टम क्या था कि पहले आरोप लगने लग गए कि भाई सरकारें जो हैं वो दुष्ट भावना से, दूषित भावना से जो फ्लिप कर रही हैं सीटों को, वो गलत है। तो फिर क्या कर दिया, बॉक्स बना दिया, बॉक्स बना के उसमें नाम डाल दिए, पर्चियां डाल दी उनमें कि कोई सीट जो है वो किस कैटेगरी में जाएगी। तो पंचायत का नाम निकाला,
इधर से कैटेगरी का नाम निकाला, देख लिया जनरल, ओबीसी या जो भी वहां पे मैच कर रहा है। तो ये क्या है, अब ये तो स्पष्ट हो रहा है ना सामने के सामने, भाई इसमें तो कोई दुर्भावना है ही नहीं, पर्चियां डाली गई हैं और पर्चियां मिला दो, पर्चियां उठानी है, बस बात खत्म। तो ये चक्रीय पद्धति ध्यान रखना, सीधा सिंपल सा इतना ही पूछते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में जो सीटें हैं उन सीटों का आरक्षण जो है वो किस आधार के ऊपर है, तो वो चक्रीय पद्धति के आधार पर है। फिर इसके बाद में जो महिला है उसके लिए प्रावधान क्या है, तो आरक्षण में महिला स्थान 33% आरक्षित था, जिसे 27 अक्टूबर, अक्टूबर 8वां महीना होता है ना, सॉरी अगस्त, 27 अगस्त 2009 को, क्योंकि इसको 7 8 9 ऐसे याद करना, मेरे वो इसी चक्कर में अक्टूबर अगस्त बेड़े होते हैं। 27 अगस्त 2009 को सभी पदों पर, सभी पदों पर महिला स्थान 50% आरक्षित किया गया है, आरक्षित किया गया है। कितना? 50%। अब चाहे आप पंच हो, सरपंच हो, उप सरपंच हो, पंचायती राज व्यवस्था में जो भी पद हैं उन पदों में 50% पद जो हैं वो किसके रहेंगे? महिला के रहेंगे। तो कुछ राज्य हैं जहां पे पंचायती राज या स्थानीय संस्थानों में महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो कितना है? 50% है, 50% है। पहले कितना था? 33% था। फिर है कार्यकाल। कार्यकाल जो है ये कितना है और कहां उल्लेख है? तो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 ई में। अब ई मतलब एपिसोड, ऐसे याद रख लो इसको। एपिसोड क्या होता है? एक निश्चित टाइम का होता है, या फिर आप इंटरवल कर लो, अंतराल आता है, तो ई से याद कर लेना इसको, अनुच्छेद 243 ई। अब कार्यकाल कितना है? तो कार्यकाल है प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। दूसरा, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही नई पंचायतों के चुनाव संपन्न करा दिए जाते हैं। तीसरा, समय से पूर्व पंचायतों के भंग होने पर नवनिर्वाचित पंचायत शेष कार्यकाल के लिए चुनी जाती है, ना कि पूरे कार्यकाल के लिए, कोई पंचायत समय से पहले भंग हो गई, चुनाव वापस करवाने हैं, चुनाव वापस होंगे, लेकिन वो चुनाव 5 साल के लिए नहीं है जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के होते हैं। यहां शेष कार्यकाल जितना भी बचा हुआ है,
नीचे वाली लाइन ये कहना चाह रही है कि कार्यकाल कितना है पहली बैठक से 5 साल। अब मान लो कोई पंचायत 5 साल पहले भंग हो गई, सरपंच ने त्याग पत्र दे दिया, सरपंच की मृत्यु हो गई, या फिर किसी कारण से सरपंच को पद से हटाया गया, तो पंचायत तो भंग हो गई। अब वहां पे चुनाव तो होंगे, अब चुनाव 6 महीने में करवाने होते हैं। तो नई जो पंचायत चुनी जाएगी उस पंचायत का कार्यकाल 5 साल ही होगा, या फिर जो कार्यकाल बचा हुआ है वो होगा। तो ऐसी स्थिति में जो नवनिर्वाचित नई चुनी हुई पंचायत होती है वो शेष कार्यकाल के लिए काम करती है, ना कि पूरे कार्यकाल के लिए। अब सरपंच ने त्यागपत्र दे दिया, मान लो साल भर सरपंच रहा, फिर त्यागपत्र दे दिया, 4 साल बचे हुए हैं, तो 6 महीने के भीतर चुनाव करवाने होंगे। तो शेष जो भी टाइम पीरियड होगा 3 साढ़े 3 साल का जो बचा हुआ होगा, ये पंचायत उतने ही साल काम करेगी, पूरे 5 साल नहीं करेगी। इसका मतलब ये है। अब मान लो मृत्यु हो गई बीच के अंदर, फिर या फिर सरपंच को हटा दिया गया। अब हटाने के जो प्रस्ताव होते हैं वो भी बताता हूँ, हटाने के प्रस्ताव क्या होते हैं, ये उतार लिया। अब देखो, अगर सरपंच को हटाना है, भाई पंचायत भंग करनी है, तो एक तो भाई त्यागपत्र खुद दे दे, या मृत्यु हो जाए, या फिर उसको हटाना हो। तो अगर हमें किसी पंचायत को, पंचायत मतलब सरपंच, इसको समझना, इसको हमें हटाना है, तो एक तो प्रस्ताव लाने का समय है, हटाने का प्रस्ताव, हटाने का प्रस्ताव। एक तो आप प्रारंभ के 2 साल में नहीं ला सकते। कब नहीं ला सकते? प्रारंभ के 2 वर्ष, और एक अंतिम 1 वर्ष, अंतिम 1 वर्ष में। इन 2 कंडीशन में आप जो है प्रस्ताव नहीं ला पाओगे हटाने का। प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा। शुरू के 2 साल और अंतिम का 1 साल। अब देखो, अंतिम का 1 साल है, हम ये कह रहे हैं कि पंचायत का कार्यकाल पूरा होगा उससे पहले नई पंचायत चुन लेंगे, तो कम से कम 5-6 महीने का जो टाइम पीरियड होगा उसमें आप क्या कर रहे हो, नई पंचायत की चुनाव प्रक्रिया जो है वो संचालित कर दोगे। अब बचे तो 6 महीने ना आपके पास में। जब आपने 4 साल झेल लिया, 6 महीने और झेल लो, फिर 6 महीने बाद में हटा देना। भाई मोट है तुम्हारे पास में, 6 महीने बाद में कर देना, 3 या 5 जो भी करना है तुम्हें। बात करो शुरू के 2 साल। अब कोई आया है, चुना गया है, चुना गया है, तो बेचारे के पास में पहली बार कोई बजट आएगा, पहले साल में बजट आया, योजना आई, अब उसको वो लागू कर रहा है। अब पहले साल में जो बजट योजना जो भी उसने लागू करी, अब वो बापड़ा कम से कम 1-1.5 साल तो लेगा के। ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई ठीक है बजट आया, योजना लागू करी, योजना लागू होते ही बम्बारमेंट हो गया, सुपरहिट हो गई योजना, वो तो संभव नहीं है। कम से कम 3-3.5 हजार कम से कम जो लोग हैं उन तक उसकी पहुंच बनानी है उसको। अब वहां उसको जो पहुंच बनानी है 3-3.5 हजार तक कार्य जो संचालित करने हैं उसको, तो वो अपने क्षेत्र के अंदर, अपने क्षेत्र से ऊपर के जो लोग हैं वहां विभागीय जो कार्य हैं वो इन सबको संपन्न करवाएगा, तो समय तो लगेगा। तो शुरू के 2 साल तो दो उसको। नवगठित पंचायत है, स्टेबिलिटी आएगी तभी तो कोई काम कर पाएगा। अब जैसे आप यहाँ जयपुर आए पढ़ने के लिए, जयपुर में एंट्री करते ही पढ़ना शुरू कर दिया क्या आपने? मकान भी देखा होगा, कोचिंग भी देखी होगी, सेटल भी हुए हो, खाना पीना सारी व्यवस्था करी होगी, 5-10 दिन तो लगे होंगे भाई आपको एडजस्ट होते होते, इस एनवायरमेंट में, इस माहौल में डलते डलते महीना भर तो लगा होगा। फिर उसके बाद में आपको लगा होगा कि अब कोई समस्या नहीं है, अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये भी कार्य हैं, इनकी भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, निर्वहन होते हैं। तो काम समझना, पहले उस क्षेत्र विशेष की क्या आवश्यकताएं हैं उनको समझना, फिर उनको कैसे लागू की जाए। अब मान लो सरपंच बन गए साहब, कि साहब सरपंच चुनाव है तुम्हें बना देंगे, लेकिन तुम हमारे गांव के अंदर हमारे पंचायत के विकास के लिए क्या करोगे, कि साहब सड़क की व्यवस्था करवाओ, कोई स्कूल लाओ, या फिर जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको स्थापित करो। अब वो बेचारा सरपंच बना है, सरपंच बनने के बाद में वो जिला प्रमुख से मिलेगा, प्रधान से मिलेगा, पंचायत समिति के, फिर वो शिक्षा विभाग में जाएगा, चिकित्सा विभाग में जाएगा, जलदाय विभाग में जाएगा, वहां जाके अपनी समस्या बताएगा, कलेक्टर से मिलेगा, समस्या बताएगा कि साहब मेरी पंचायत में पानी की व्यवस्था करनी है, मेरी पंचायत में एक टंकी बनानी है, मेरी पंचायत में एक सड़क बनानी है, मेरी पंचायत में एक हॉस्पिटल लाना है। फिर वहां से उसको अप्रूवल मिलेगा, फिर फंड जनरेट होगा, तब जाके वो काम करेगा। अभी क्या है कि स्थानीय द्वेष जो होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, और इसे क्या कर लिया गया है, प्रतिष्ठा सूचक बना दिया गया है। तो यहां पे ये प्रतिष्ठा सूचक बनने के कारण जो है इसमें कई प्रकार की समस्याएं आती है। तो एक तरीके से इसे संरक्षण भी दिया गया है कि शुरू के 2 साल में प्रस्ताव नहीं आना चाहिए और लास्ट के 1 साल में नहीं आना चाहिए।
उतार लिया? इसको लिखवाऊं या समझ में आ गया? कुछ नहीं खैचता नहीं है, कुछ ही कर लो चाहे। तो यह है हटाने का प्रस्ताव। अब देखते हैं योग्यता। अगर हटाने के प्रस्ताव में समस्या है तो मैं लैंग्वेज लिखवा दूं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मैं लिखवाऊंगा, लेकिन इसको समझना जरूर। अब देखो, हटाने के प्रस्ताव जो होते हैं ना, आधार बेसिकली सेम ही है। भाई काम नहीं कर रहा है, भ्रष्ट आचरण है उसका, नैतिक पतन हो चुका है उसका, या फिर वो लगातार जो अपनी बैठकें हैं उनमें अनुपस्थित रह रहा है, जो भी आधार है वो सारे आधार भी देखेंगे अपन। लेकिन इस संस्था में आने के लिए योग्यता क्या है? योग्यता में आप दो चीजें याद रखो। एक, आयु। स्थानीय निकायों में अगर आप आना चाहते हो तो आपके पास में आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। दूसरा, घर में कार्यशील व स्वच्छ शौचालय। कार्यशील व स्वच्छ शौचालय। शौचालय अगर आपको पंचायती राज संस्थान में या स्थानीय संस्थान में आपको अगर पंच, सरपंच, उप सरपंच अगर कुछ बनना है, आप चाहते हैं, तो जो आपकी योग्यताएं हैं उस योग्यता में एक तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष पूरी। दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके घर में स्वच्छ कार्यशील क्या होना चाहिए? शौचालय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, पंचायती वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सरपंच, उप सरपंच संस्था की है। अब अगर ये खुद जो मुखिया है वही इस स्वच्छ आचरण का पालन नहीं कर रहा तो दूसरे कैसे करेंगे? अब फिर ये स्वच्छ आचरण जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि भाई गांवों के अंदर क्या है, पंचायती क्षेत्रों में क्या है कि भाई लोग अगर बाहर जाते हैं, खुले में शौच के लिए जाते हैं या मलमूत्र त्यागते हैं, गंदगी होगी, गंदगी होगी, बीमारियां फैलेंगी, बीमारी फैलेंगी। अब पंचायती स्तर के ऊपर लोगों की आय इतनी नहीं है, इतनी आपके पास में चिकित्सा सुविधा ही नहीं है, तो जान माल की हानि हो सकती है। खुले में अगर आप शौच कर रहे हो तो जो आपके पशु हैं वो चरेंगे, वो उसका भक्षण करेंगे, भक्षण करेंगे तो वो उससे जो भी आप दूध वगैरह जो प्राप्त कर रहे हो भाई वो चीजें उसमें तो आएंगी आएंगी। अब वो आपके शरीर में जाएगी। जैसे एक समय था, पहले लोग इन केमिकल्स का ज्यादा प्रयोग नहीं करते थे। सब्जियां वब्जियां जो भी हैं आपकी, जो नेचुरली जो उग रही है वो उगती थी। खाद्यान्न था, उसमें उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते थे। आज आप यूरिया भी डालते हो, आज आप ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी देते हो, आज आप फास्फोरस भी डाल रहे हो, सल्फर भी डाल रहे हो, इवन यहाँ तक कि कुछ तो देसी दारू जो होती है वो भी डालते हैं। उससे जो भी पोषण उसने लिया खाद्यान्न ने, आप खाओगे, अब वो आपके अंदर जाएगा। तो आज आप देख लो, नई नई प्रकार की बीमारियां आने लग गई। हो रही कि नहीं हो रही? मोस्टली हाईएस्ट कैंसर आ रहा है, और कैंसर आज डिटेक्ट भी नहीं हो रहा है, फाइनल स्टेज पे जाके पता पड़ रहा है कि कैंसर है, उससे पहले डिटेक्ट भी नहीं हो रहा। क्यों? खान पान। उत्पादन तो बढ़ा दिया, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, क्वालिटी गिर गई। इसलिए यहां पे कि भाई आप पालन करोगे तो आप किसी को कह सकोगे। अब गुरुजी खुद बैंगन खाए और चेला ने कहा परहेज रखो, तो पहले गुरुजी खुद तो छोड़े, फिर चेलों को कहे, नहीं तो चेले कह देंगे रहने दे यार गुरु, चल तू खुद कर पहले, फिर बाद में बताना। तो ये खुद करेगा तभी कर पाएगा आगे। अब शिक्षा का प्रावधान यहां लागू किया, उसे हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या हो गई? फर्जी डिग्रियां आ गई, लोग मार्कशीटें बनवा लाए यूपी बिहार से, पता नहीं कहां से, फ्रॉड। तो वो शिक्षा का प्रावधान यहां से क्या कर दिया? हटा दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी पदाधिकारी, जो भी उम्मीदवार है वो स्थानीय मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। स्थानीय मतदाता सूची में पंजीकृत हो, पंजीकृत हो। ऐसे नहीं कि कहीं का रहने वाला है पंचायत क्षेत्र का, अब वर्तमान में कहीं बाहर रह रहा है, फिर चुनाव लड़ रहा है। ये तो पूरा पैसे का खेल है, प्रभाव का खेल है ये तो यहां पे ऐसा नहीं। बाहरी व्यक्ति स्थानीय समस्या नहीं समझ पाएगा, स्थानीय लोगों से उसका अपनत्व नहीं होगा। अब आपके कोई पंचायत क्षेत्र का कोई आदमी है, दिल्ली रह रहा है, अब उसका जुड़ाव है क्या पंचायत क्षेत्र के लोगों से, या वो स्थानीय समस्याएं समझता है? वहां रहना चाहिए। अब अगर मान लो वो दिल्ली रह रहा है लेकिन उसका यहां पे मतदाता सूची के अंदर उसका नाम है, वोटर आईडी है उसका, पंजीकृत है वो, इसका मतलब यह है कि वो कोई ना कोई चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने तो आता ही होगा। अगर वो यहाँ का है तो जुड़ा हुआ तो है वो यहाँ से, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन एक जिसने चला गया, लंबे समय से बाहर रह रहा है, मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है, परिवार उसका यहाँ रहता है, वो कहीं बाहर रहता है, दूसरी जगह की मतदाता सूची में उसका नाम है, तो वो यहाँ के चुनाव नहीं लड़ सकता। घर होगा, परिवार होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव नहीं लड़ सकता।
क्यों? क्योंकि सब क्षेत्रों की स्थानीय समस्याएं अलग अलग होती है, एक समान स्थानीय समस्या नहीं होती। अब उन समस्याओं का निराकरण जो है वो स्थानीय लोग कर सकते हैं। वो कब करेंगे? जब भाषा का आदान प्रदान होगा। अब स्थानीय भाषा स्थानीय व्यक्ति समझ सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। अब मैं जैसे आपके एरिया में हूं तो मैं आपकी भाषा नहीं समझ पाऊंगा, आप मेरे एरिया में आओगे आप मेरी भाषा नहीं समझ पाओगे। इसलिए यहां पे स्पष्ट रूप से जो योग्यता दी गई है, आयु 21 वर्ष, घर में कार्यशील व स्वच्छ शौचालय हो, घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय हो, और स्थानीय मतदाता सूची के अंदर वो क्या होना चाहिए? पंजीकृत होना चाहिए। यह है आपकी योग्यताएं। स्थानीय स्वशासन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में अपन कुछ करंट इशू है। करंट इशू में जैसे अभी नई सरकार ने तो कोई खास विशेष किया नहीं है, जातिगत आयोग बनाए इसने तो, और कोई ज़्यादा कोई विशेष नहीं किया। लेकिन पिछला जो आयोग जो सरकार थी उसके द्वारा कुछ ऐसे आयोग बनाए गए थे जो समुदाय विशेष से संबंधित थे, तो उनकी अपनी महत्वताएं हैं। हाँ हाँ वो करवा दूँ, हाँ वो करवा दूंगा। और एक आपकी विधानसभा की कुछ समितियां बची हुई हैं, अगर वो भी करवा देंगे। बाकी बेसिकली आप लोगों के जो मेजर मेजर जो पार्ट है, एक मुख्यमंत्री बचा हुआ है ना आप लोगों के, है ना, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, ठीक है, बंद होने की मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद अपन, ठीक है। स्थानीय स्वशासन, और उस स्थानीय स्वशासन में हमारे द्वारा जो है ये देख लिया गया था कि स्थानीय स्वशासन का विकास करने के लिए किस प्रकार से समितियों ने कार्य किया है। और स्थानीय स्वशासन जो है, इस स्थानीय स्वशासन को दुरुस्त करने के लिए, सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए समितियों के द्वारा जो सिफारिश की गई, और 73वें 74वें संविधान संशोधन जो प्रावधान है उनके उपबंधों में हमने जो संवैधानिक उपबंध किए हैं, उनके माध्यम से हमारी जो संविधान सभा हमारी जो ये स्थानीय निकाय जो हैं उनका जो संवैधानिक पक्ष है, जिसके अंदर हमने देखा भाई ग्राम सभा क्या होती है, आरक्षण व्यवस्था क्या है, जिसमें हमने देखा कि भाई जो सदस्य हैं उन सदस्यों का कार्यकाल, संस्था का कार्यकाल जो है वो किस प्रकार से होता है, योग्यताएं क्या हैं, फिर बैठकें वगैरह की हमारी ये संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं की बैठकें जो हैं वो कब कब आयोजित की जाएगी। अब वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ अयोग्यताएं जो हैं वो उल्लेखित की गई हैं। तो स्थानीय निकायों में राजस्थान स्थानीय निकायों में राजस्थान सरकार की निर्धारित अयोग्यताएं, अयोग्यता राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन जो हैं वो उल्लेखित की गई हैं कि अगर उनको अगर कोई धारण करता है तो वो योग्य नहीं माना जाएगा। तो जैसे अगर कोई व्यक्तित्व सरकारी नौकरी या लाभ का पद धारण करता है, धारण किए है, गवर्नमेंट जॉब में है या कोई अदर प्रॉफिटेबल पावर उसके पास में है, तो वो स्थानीय निकायों के चुनाव जो है वो नहीं लड़ पाएगा। पहला आधार। दूसरा आधार, अगर कोई व्यक्तित्व शारीरिक व मानसिक रूप से दुर्बल है तो स्थानीय निकायों के चुनाव में अयोग्य माना जाएगा। या फिर अगर पंचायती राज से किसी प्रकार की वो संविदा प्राप्त करता हो, पंचायती राज व्यवस्था में संविदा प्राप्त करता हो, या मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधान के तहत दोषी हो, या फिर 1995 के बाद दो से अधिक संतान हो,
संतान हो तो वो स्थानीय निकाय में दोषी जो है वो माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा, वो इस निर्वाचन व्यवस्था के तहत योग्य नहीं होगा। और यहां आप जानते हो कि राजस्थान सरकार ने एक शैक्षणिक व्यवस्था जो है वो भी लागू की थी। तो 2019 में शैक्षणिक व्यवस्था राजस्थान सरकार के द्वारा समाप्त कर दी गई। द्वारा समाप्त कर दी गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी थी ना हमने, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ के सरपंच साहब जो हैं वो यूपी बिहार पता नहीं कहाँ कहाँ से अपनी मार्कशीटें बनवा बनवा के ला रहे थे, वो बंद कर दिया। उतारो, फिर इसके बाद में देखते हैं अपन पेशा कानून क्या होता है। पंचायत जो है उनका अनुसूचित क्षेत्रों में जो हम विस्तार करेंगे वो प्रावधान क्या है। ये जो भूरिया समिति जो है उस भूरिया समिति की क्या सिफारिशें हैं, राजस्थान उन्हें कब अपनाता है, राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र इसके तहत आ रहे हैं। चलें आगे। चलिए, अब देखो पंचायती जो व्यवस्था है, इन पंचायती व्यवस्था को जो आपका शेड्यूल एरिया होता है, अनुसूचित क्षेत्र होता है, उसके संदर्भ में वहां उसे सशक्त बनाने के लिए एक कानून लाया गया था, पेशा कानून। पेशा कानून, पेशा कानून जो है पंचायत का अनुसूचित क्षेत्र विस्तार प्रबंध, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ये जो कानून है, ये कानून 1996 में भूरिया समिति द्वारा लागू किया गया। राजस्थान में इसे 30 सितंबर 1999 को लागू किया। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को सशक्त बनाना। उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त व मजबूती प्रदान करना। ये जो पेशा कानून है ये भारत के 10 राज्यों में लागू है। भारत के 10 राज्यों में इसका विस्तार है। राज्यों में इसका विस्तार है, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा,
झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो पेशा कानून के तहत जो जो राज्य इसमें शामिल किए गए हैं वे 10 राज्य हैं आपके पास में। इन 10 राज्यों में राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, हिमाचल इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा या और कोई क्षेत्र जहां इसका प्रभाव है, तो जो छठी अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसमें जो 4 राज्य हैं मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, उसके 10 क्षेत्र भी इसमें शामिल होते हैं। अनुसूची अनुसूची के 4 राज्यों के 10 क्षेत्र इसमें शामिल हैं। और ये जो 4 राज्य हैं, ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो 4 राज्य हैं मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा और त्रिपुरा। अच्छा, हाँ जी। अब देखते हैं राजस्थान के कितने जिले जो हैं इसमें शामिल हैं।
इस प्रावधान में मतलब पेशा कानून में राजस्थान के 8। हाँ श्याम। तो इस प्रावधान में राजस्थान के 8 जिले शामिल हैं। और इन 8 जिलों को एक पूर्ण रूप से शामिल वर्ग हो गया। तो पूर्ण रूप से जो जिले आते हैं उनकी संख्या है 3। ये है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और 5 जो हैं वो हैं आंशिक। आंशिक रूप से शामिल। एक तो शुद्ध रूप से 3 जिले और 5 हैं आंशिक रूप से। ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके उदयपुर, चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली और सिरोही। और सिरोही। ये वो राजस्थान के जिले हैं जिनमें आपका पेशा कानून लागू होता है। इन जिलों के अंदर जो आपकी जनजातियां हैं वो निवास करती हैं, तो उनको विशेष संरक्षण देने के लिए तो आप देख लो कि ये वही जिले हैं जिनके अंदर आपके जनजातीय समुदाय रहते हैं, जैसे भील है, मीणा है, गरासिया है, सहरिया है, डामोर है कि नहीं है? तो अन्य वर्ग जो हैं उनका शोषण ना कर सके, उनकी संस्कृति जो है, उनका जो कल्चर है, उनका जो सामाजिक परिवेश है, उसको सुरक्षा प्रदान की जा सके। ये है इसका मूल उद्देश्य, तो मूल मोटिव तो यही है। अब कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिन्हें छूट प्रदान की गई है कि वो चाहें तो अपने क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करें, अन्यथा तो नहीं करें। तो छूट प्राप्त क्षेत्र वे चाहें तो अपने क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करें या अन्यथा ना करें। इनका उल्लेख है अनुच्छेद 243 एम में। अब ये कौन कौन से क्षेत्र हैं जो उनकी स्वेच्छा पे छोड़ दिए गए हैं? तो ये हैं आपके जैसे जम्मू कश्मीर, कश्मीर, जैसे आपका मेघालय, आपका मिजोरम और आपका नागालैंड। नागालैंड ये वो क्षेत्र हैं जिनकी स्वेच्छा पे छोड़ दिया गया है, चाहे तो वो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण करो, ना चाहो तो मत करो।
फिर इसी में अनुच्छेद 243 एल एल इसमें प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को केंद्र शासित प्रदेश जो है, यूनियन टेरिटरी जो है, उनमें लागू करने संबंधी प्रावधान जो है वो क्या होंगे। तो 73वां जो संविधान संशोधन है उसके जो प्रावधान है क्या वो केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो सकते हैं क्या, उसके उपबंध इसमें उल्लेखित किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने संबंधी उपबंध। क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश में लागू है? तो नहीं। तो वर्तमान में किसी केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं है। किसी में भी नहीं है। हनुमानगढ़ में पेशा कानून कब लागू हुआ रितु जी? ऐसे तो अनुसूचित जाति जनजाति लगभग सभी जगह रहती है, लेकिन बाहुल्य है क्या उनका? आज उतार लिया। अब है पंचायती राज की शक्तियां जो इसके प्रावधान में की गई है। पंचायत संस्थाओं की शक्तियां। तो एक तो पंचायत के जो कार्य हैं, पंचायत संस्थानों के जो कार्य हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो अनिवार्य में और एक स्वैच्छिक में। तो 73वां जो संविधान संशोधन है उसमें पंचायती प्रावधानों को दो भागों में विभाजित किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती प्रावधानों को स्वैच्छिक व अनिवार्य दो भागों में विभाजित किया है। दूसरा, अनुच्छेद 243(6) विधानमंडल द्वारा प्रदत्त शक्तियों के पालन का अधिकार
के पालन का प्रावधान, एक तो, और दूसरा अनुच्छेद 243 जय जहाज वाला है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि पंचायती राज जो संस्थान हैं, इन संस्थानों को कर आरोपण और संग्रहण की शक्ति प्रदान की गई है। कर आरोपण व संग्रहण की शक्ति प्रदत्त, और अनुसूची 11 में उल्लेखित 29 विषयों संबंधी प्रावधान। ये वो शक्तियां हैं जिनका उल्लेख जो है वो यहाँ किया गया है। देखो, अनुच्छेद 243 तो मूल अनुच्छेद है ही। अब इस मूल अनुच्छेद के बाद में जैसे अनुच्छेद 243 6 की बात हो रही है, तो अगर पंचायतों से संबंधित राज्य का विधानमंडल कोई शक्ति निर्मित करता है या कोई प्रावधान लागू करता है कि जिससे संदर्भ में पंचायती संस्थान जो है वो कार्य करेंगी, तो वो सारे प्रावधान तो आएंगे 6 में। अब अगर बजट प्रावधान में या किसी अन्य उपबंध में विधानमंडल कोई कर लगाने का अधिकार दे दे या उस कर को संग्रहित करने का अधिकार दे दे, तो वो प्रावधान किया जाएगा 243 जय के अंदर। फिर अनुसूची 11 के अंदर 29 विषय जो पंचायतों को दिए हुए हैं, उन विषयों के ऊपर कार्य कौन करेगा? उन विषयों पर कार्य करेगा पंचायत संस्थान। तो यात्री कर है, या जो आपका जिसको आप चुंगी कहते हो, मेला कर है, पानी कर है, ये जो कर होते हैं, ये कर पंचायती संस्थानों के द्वारा जो है वो संग्रहित किए जाते हैं। तो कौन से में क्या प्रावधान किया गया है वो सारा उपबंध इसके अंदर है। और लास्ट इसके अंदर ये है, फिर इसके बाद में आगे का कल देखेंगे। लास्ट प्रावधान इसमें क्या है? लास्ट ये है कि अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी है तो राष्ट्रपति के आदेश से लागू होगी। केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज के प्रावधान राष्ट्रपति के आदेश से लागू होते हैं। राष्ट्रपति के आदेश से लागू किए जाएंगे, लागू किए जाएंगे या किए जाते हैं।